हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करते हैं कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के पहले चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि जो लैंगिक जनन की घटना है वो पुष्पीय पादपों में किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी इसके अंतर्गत विधियां आएंगी, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब जैसे बात करते हैं कि लैंगिक जनन क्या है, तो जब भी बात लैंगिक जनन की हो जाए, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी बात होती है, तो आपके दिमाग में सदैव एक चीज़ आनी चाहिए कि लैंगिक जनन में क्या होता है कि मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स दो बनते हैं। यानी कि जब मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स आपस में निषेचित होंगे तब वहाँ पर हो जाएगा आपका निषेचन। निषेचन और निषेचन के बाद ही आगे की जो भी विकास होता है या जो भी डेवलपमेंट होता है वो उसी समय होगा। तो जब भी लैंगिक जनन की बात आएगी तो लैंगिक जनन में आपको याद रखना है कि मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे बात करते हैं कि जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से हो सकता है, यानी कि सबसे पहले इस चैप्टर की बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें कितना पढ़ना है। हमें पढ़ना है सबसे पहले कि पादप का लैंगिक जननांग, यानी कि पादप का जो लैंगिक जननांग होता है वो कौन होता है? पुष्प, यानी कि फ्लावर। जो फ्लावर है वो पौधे का लैंगिक जननांग है। हम पहले फिर इसके बाद में हम पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि पुष्प की संरचना किस प्रकार से है। ठीक है ना। फिर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की घटनाएं पढ़ेंगे। लैंगिक जनन की घटनाओं में हमें 3 प्रकार की घटनाएं पढ़नी हैं। सबसे पहली घटना हमारे पास होगी निषेचन से पहले की संरचनाएं एवं घटनाएं। दूसरा जो है वो हो जाएगा हमारा निषेचन, और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो पुष्पीय पौधों में द्विनिषेचन पाया जाता है, यानी कि जितने भी पुष्पीय पौधे होंगे सभी पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन होता है। और जो दोहरा निषेचन है यानी कि द्विनिषेचन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेपरों में अधिक से अधिक पूछा जाता है कि भाई दोहरा निषेचन क्या है। तो जो दोहरा निषेचन होता है वो केवल पुष्पीय पौधों में ही पाया जाता है। और इसके बाद फिर हम तीसरी घटना के बारे में पढ़ेंगे, निषेचन के बाद की घटनाएं, यानी कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं वो 3 घटनाएं होती हैं। निषेचन से पहले की संरचनाएं एवं घटनाएं। तो निषेचन से पहले की जो संरचनाएं हैं उनमें हम पढ़ेंगे पुंकेसर। ठीक है ना। जो पुंकेसर है पुष्प का, पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। ठीक है ना। पुंकेसर जो है वो पुष्प का नर जननांग है। दूसरा है जायांग। जो जायांग है वो पुष्प का मादा जननांग है। ठीक है। और तीसरा है आपका परागण, यानी कि जब पुंकेसर और जायांग हैं, ठीक है ना, इनसे जब गैमिट्स का निर्माण होगा तो इसके बाद में उनका जो यानी कि पुष्प में ये बनते हैं परागकण, यानी कि इनसे जो भी गैमिट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं परागकण। ठीक है। जब परागकण बनेंगे, पराग कोश जो होगा वो फट जाएगा और जो परागकण है वो मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद में परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचना ही क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। तो जो परागण है वो भी इसी में आपको पढ़ना है। जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचेंगे तब वहाँ पर जाकर उनका क्या हो जाएगा? निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जो निषेचन है, निषेचन पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाएगा। ठीक है। जितने भी पुष्पीय पौधे होंगे सभी में दोहरा निषेचन पाया जाता है। फिर अब निषेचन हो चुका है
अब बात करेंगे निषेचन के बाद की घटनाएं। तो निषेचन के बाद की घटनाओं में आपको क्या पढ़ना है कि निषेचन के बाद भ्रूण और भ्रूण का विकास कैसे होगा, ये आपको पढ़ना है। फिर जब भ्रूण का विकास हो जाता है तो इसके बाद में भ्रूण के अंदर बीज कैसे बनेगा, ठीक है। बीज के बाद में फिर उसके ऊपर आवरण कैसे आएगा, यानी कि फल का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। और लास्ट में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है आवृत बीजियों में जनन की विशेष विधियां। तो हमें इतने टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत अभी पढ़ने हैं। पुष्पीय पादों में जो लैंगिक जनन है वो हमें इसमें इतने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि पादप का लैंगिक जननांग, पुष्प, पुष्प की संरचना, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन की घटनाएं पहली हो जाएगी, निषेचन से पहले की संरचनाएं और घटनाएं। फिर जब निषेचन से पहले की संरचनाएं और घटनाएं पढ़ने जाएंगे वहाँ पर हम पुंकेसर पढ़ेंगे। पुंकेसर जो पुष्प है, पुष्प का नर जननांग होता है। फिर इसके बाद में जायांग, जो जायांग है वो पुष्प का मादा जननांग होता है। इसके बाद में फिर परागण, ठीक है ना। इसके बाद में फिर परागण की जब प्रक्रिया हो जाएगी, यानी कि जो पराग कण हैं वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंच जाएंगे, तब वहाँ पर उनका होगा निषेचन। और निषेचन जो होगा वो किस प्रकार का होगा, दोहरा निषेचन होगा। जब निषेचन हो जाएगा तब इसके बाद हम निषेचन की बाद की घटनाएं, निषेचन के बाद की जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार हैं, इसमें हम भ्रूण के बारे में पढ़ेंगे। फिर भ्रूण का विकास कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भ्रूण का जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। फिर इसके बाद में बीज का निर्माण और फिर फल का निर्माण, और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे आवृत बीजियों में जनन की विशेष विधियां, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं हम आगे की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, पुष्प के बारे में, ठीक है ना। पुष्प के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो बात करते हैं पुष्प की, कि पुष्प क्या है। जो पुष्प होता है, हमने आपको बताया कि जो पुष्प है वो पौधे का जननांग होता है, ठीक है ना। यानी कि जो रिप्रोडक्शन आर्गन है वो क्या है, पुष्प, ठीक। यानी कि जो पुष्प है वो पौधे का जननांग भाग है। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के पौधे पाए जाएंगे, और इन अनेक प्रकार के पौधों में छोटे या बड़े पुष्प लगे होते हैं, ठीक है। और जो पुष्प होते हैं वो सुगंधित, रंगीन तथा आकर्षक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो पुष्प हैं, पुष्पों में सुगंध भी आती है, रंग भी होता है और आकर्षक भी होते हैं। तो पुष्पों में ये सब चीज़ें क्यों पाई जाती हैं, जैसे किसी भी पौधे का हम पुष्प देखते हैं तो उस पुष्प का जो दलपुंज होगा, दलपुंज यानी कि पंखुड़ियाँ, है ना, जो पौधे का दलपुंज होता है वो दलपुंज आपको सुगंधित मिलेगा, रंगीन मिलेगा और आकर्षक मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जब यहाँ पर पराग कण बन जाते हैं पुष्प के अंदर, तो जब परागण की प्रक्रिया होती है तो वो प्रक्रिया कई माध्यमों द्वारा होती है। जैसे वायु द्वारा भी होती है, जल द्वारा भी होती है और कीटों द्वारा भी होती है। तो जो पुष्प होते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ यानी कि बाह्य जो दलपुंज होते हैं वो सुगंधित, आकर्षक और रंगीन इसलिए होते हैं जिससे वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। जब कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं तो कीट के द्वारा जो पराग कण होते हैं वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। तो पुष्प की बात कर रहे थे हम। पुष्प में हमने आपको बताया है कि जो पुष्प है वो पौधे का जननांग भाग है। हमारे आसपास अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जिनमें छोटे या बड़े पुष्प लगे होते हैं। पुष्प सुगंधित, रंगीन और आकर्षक होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर किसी भी पूर्ण विकसित पुष्प को उठाया हुआ है या किसी पूर्ण पुष्प को उठाया है। हम पूर्ण पुष्प उसी को कहेंगे जिसमें 4 चक्र होने चाहिए,
प्रत्येक पूर्ण पुष्प के या पूर्ण विकसित पुष्प के 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र हैं कौन कौन से? पहला चक्र आपका ये हो गया जिसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। दूसरा चक्र आपका ये हो गया जिसे हम कहते हैं दलपुंज। तीसरा चक्र आपका ये हो गया है, इसको हम कहेंगे पुंकेसर। और चौथा आपका ये हो जाएगा, इस चक्र को हम कहते हैं जायांग। ये 4 चक्र हैं, यानी कि प्रत्येक पूर्ण विकसित पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी पुष्प ऐसा है कि जिसमें 4 चक्र नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम उसको पुष्प ना कहें, हम उसे पुष्प कहेंगे लेकिन वो पूर्ण विकसित पुष्प नहीं होगा। अब बात करते हैं एक एक चक्र की। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा पुष्प व्रंत, ठीक है ना, पुष्प व्रंत। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई पुष्प व्रंत क्या है, तो जो हम पुष्प व्रंत की जब हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि पुष्प पौधे के तने से जिस संरचना द्वारा जुड़ा होता है, जितने भी पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं कि तने के ऊपरी सिरे पर पाए, यानी कि एपिकल पार्ट पर पाए जाते हैं तने के, ठीक है ना। कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि जिसमें पुष्प उसकी जड़ में लगे हों। जितने भी पौधे होते हैं सभी में जो पुष्प होता है वो तने के एपिकल पार्ट पर ही लगा होता है, और तने के एपिकल पार्ट से जो पुष्प जिस संरचना द्वारा जुड़ेगा उस संरचना को ही हम कहेंगे पुष्प व्रंत, ठीक है। अब इसके आगे ये यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पुष्पासन। पुष्पासन, अब यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि पुष्पासन है क्या, यानी कि पुष्प का आसन, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि पुष्प व्रंत से पुष्प जिस प्रकार जहाँ पर भी जुड़ा होता है, ये आपका पूरा पुष्प व्रंत हो गया। अब पुष्प यहाँ से जुड़ा हुआ है तो हम इसी भाग को क्या कहेंगे, पुष्पासन, ठीक है। और ये है आपका यहाँ पर बीजांड, इसे हम क्या कहेंगे, बीजांड कहेंगे, जो जायांग के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं पुष्प के पहले भाग की। पुष्प का सबसे पहला भाग है या प्रथम चक्र है जिसका नाम है बाह्य दलपुंज, ठीक है। हम कह सकते हैं कि पुष्प के प्रथम चक्र को बाह्य दलपुंज कहते हैं, और जो बाह्य दलपुंज होता है वो हरे रंग का होता है। आपने देखा होगा कि जब हम पुष्प को कलिका अवस्था में देखते हैं तो ऊपर से हरे रंग का जो आवरण होता है वो उसके अंदर उपस्थित कलिका की सुरक्षा कर रहा है, तो उसी को हम कहेंगे बाह्य दलपुंज, ठीक है ना। यानी कि पुष्प का जो प्रथम चक्र होता है उसी को हम कहेंगे बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज की जो एक इकाई होती है, एक इकाई, उसे हम कहते हैं सेपल्स, सही ना, यानी कि दल, बाह्य दल कह सकते हैं। यानी कि बाह्य दलपुंज की एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं, और जो बाह्य दलपुंज होता है वो कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। द्वितीय चक्र आपका कौन सा है, दूसरा चक्र है आपका दलपुंज, ठीक है ना। दलपुंज की हम बात करते हैं कि जो भी पुष्प होता है, पुष्प में जो भी रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं उन रंगीन पंखुड़ियों को ही हम कहते हैं दलपुंज, और इसकी एक इकाई को हम कहेंगे पेटल्स, यानी कि पंखुड़ी, ठीक है। पंखुड़ियों का समूह होता है, दलपुंज कहलाता है, और एक इकाई को हम क्या कहेंगे, पंखुड़ी कहेंगे। ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, और जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो सुगंधित होती हैं, आकर्षक होती हैं और रंगीन होती हैं। पंखुड़ियाँ सुगंधित, आकर्षित और रंगीन होने का कारण ये है कि जब परागण की प्रक्रिया होगी तो वहाँ पर ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तीसरे चक्र की बात करते हैं। तीसरा चक्र है आपका पुंकेसर।
जो पुंकेसर है वो पौधे का नर जननांग है, ठीक है ना। पौधे का नर जननांग क्या होता है? पुंकेसर होता है। जो पुंकेसर है, पुंकेसर के यहाँ पर दो भाग हो जाते हैं, दो भाग पुंकेसर के यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक आपका हो जाएगा यहाँ पर परागकोश, है ना। और परागकोश जो होता है वो एक तंतु द्वारा जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं पुतंतु, ठीक है। तो जो पुंकेसर है, पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है और जो परागकोश है, परागकोश में ही पराग कणों का निर्माण होगा, ठीक है। चौथे चक्र की बात करते हैं, अंतिम चक्र है जिसका नाम है जायांग, ठीक है। जो जायांग है वो पौधे का मादा जननांग है और जिस प्रकार पुंकेसर के दो भाग होते हैं तो उसी प्रकार इसके तीन भाग हो जाते हैं। पहला भाग आपका होता है वर्तिकाग्र, दूसरा भाग आपका हो जाएगा वर्तिका और जो तीसरा भाग होता है वो आपका हो जाता है अंडाशय, ठीक है। तो यानी कि ये तो एक पूर्ण विकसित पुष्प की संरचना थी कि जो पूर्ण विकसित पुष्प होता है, पूर्ण विकसित पुष्प का सबसे प्रथम चक्र अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला चक्र होता है बाह्य दलपुंज, यानी कि बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे पहला भाग है या प्रथम चक्र है। इस चक्र जो ये बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज कार्य करता है कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करने में, ठीक है ना। और बाह्य दलपुंज की एक इकाई को हम बाह्य दल कहते हैं। दूसरा चक्र है आपके पास दलपुंज, जो दलपुंज है यानी कि ये पौधे का दूसरा चक्र होता है, ठीक है ना। और जो दलपुंज होते हैं वो सभी, जो दलपुंज होता है वो रंगीन, सुगंधित और आकर्षित हो जाएगा जिसके द्वारा इससे परागण में सहायता मिलती है। तीसरा चक्र हमने आपको बताया है पुंकेसर। जो पुंकेसर है वो पौधे का नर जननांग भाग है और इसमें भी जो पुंकेसर होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक को हम कहते हैं परागकोश, जो परागकोश है उसमें पराग कण का निर्माण होगा और जो पुतंतु है वो परागकोश को जोड़े रहता है पुष्प के आधार से। इसके बाद में चौथा और अंतिम चक्र हमने आपको बताया है जायांग। जो जायांग है वो पुष्प का मादा जननांग है। इसके भी जिस तरीके से पुंकेसर के दो भाग होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग है वर्तिकाग्र। जो वर्तिकाग्र होता है उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो श्लेष्मी होता है, यानी कि चिपचिपा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब पराग कण आएंगे तो वो इससे आसानी से चिपक जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर फिर निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी कि जो पराग कण हैं वो यहाँ पर अंडाशय में उपस्थित, जो अंडाशय में आ जाएंगे और बीजांड में पहुंचकर वहाँ पर निषेचित हो जाएंगे और दोहरा निषेचन हो जाएगा। फिर इसके बाद है वर्तिका और तीसरा भाग आपका क्या है? अंडाशय, ठीक है। इसके आगे की बात हम लोग करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।